क्लास में कहाँ तक कर लिया था हम लोगों ने? तीन स्टेप पढ़े थे हम लोगों ने, बेसिक 3 स्टेप पढ़े थे। सबसे पहला क्या, कौन सा स्टेप था भाई? डीएनए को आइडेंटिफाई करना था। दूसरा स्टेप क्या था? इंट्रोडक्शन करना था डीएनए को होस्ट में। और तीसरा स्टेप कौन सा था? मेंटेनेंस करना था जो इंसर्टेड डीएनए था होस्ट में, ताकि वो उसे अपनी प्रोजेनी के अंदर ट्रांसफर कर सके। ये 3 मेन बेसिक स्टेप्स थे जो हमने पढ़े थे। आज जो हम पढ़ेंगे वो है कि पहला जो आरडीएनए है वो किसने बनाया था? फर्स्ट आरडीएनए मॉलिक्यूल किसने बनाया था? तो ध्यान से सुनिएगा, हम बात कर रहे हैं फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए की। तो बेटा इसे 1972 में दो लोग थे, एक थे स्टैनली कोहन और एक थे हर्बर्ट बोयर। इन दोनों ने पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया था। अच्छा, बनाया कैसे था? तो इन्होंने क्या किया, एक बैक्टीरिया लिया, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, और एक बैक्टीरिया लिया इन्होंने इकोलाई। तो इन्होंने क्या किया, ये जो सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम था इसके अंदर प्रेजेंट था प्लाज्मिड। सेम इस इकोलाई के अंदर भी एक प्लाज्मिड प्रेजेंट था। तो इस वाले सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम में एक एक्स्ट्रा जीन थी, जिस जीन का नाम था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। क्या नाम था? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन। तो इन्होंने क्या किया, इसके प्लाज्मिड को आइसोलेट किया बाहर और इसके प्लाज्मिड को बाहर आइसोलेट किया, और इसमें जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन थी जो कि उसमें नहीं थी, इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसेस या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट किया और कट करके डीएनए लाइगेज की मदद से इसे इकोलाई के प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर दिया। तो देखिए, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है ये किसके बैक्टीरिया की है? सैल्मोनेला की। इसे किसके साथ लाइगेट कर दिया है? प्लाज्मिड किसका है वो? तो अब दो अलग अलग स्पीशीज का डीएनए इसमें लगा हुआ है, तो इसे क्या नाम दे देंगे हम लोग? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या कहेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को वापस इसमें ट्रांसफर कर दिया। अब बेसिकली क्या हुआ, ये जो जीन आपने लगाई थी इन्होंने, ये जाके इस इकोलाई में एक्सप्रेस हुई, और एक्सप्रेस होने के बाद में इस इकोलाई को भी इसने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस देना शुरू कर दिया। अच्छा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, जैसे ये एक बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, और सपोज करो ये एक बैक्टीरिया है, इसके पास प्लाज्मिड है जिसमें कोई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन नहीं है। अब मैंने दोनों मीडियम में इसमें भी एंटीबायोटिक को ऐड कर दिया और इसमें भी एंटीबायोटिक को ऐड कर दिया। तो जिसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है वो क्या करेगी, इस एंटीबायोटिक से अपने आप को रेजिस्ट करेगी, मतलब बचाने का काम करेगी। कैसे करेगी? ये जो एंटीबायोटिक है वो इस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन की वजह से इस बैक्टीरिया के ऊपर एक्शन नहीं ले पाएगी, क्योंकि ये कुछ ऐसे मॉलिक्यूल बनाएगा जो इस एंटीबायोटिक को खत्म कर देंगे या न्यूट्रलाइज कर देगी। लेकिन इसमें क्या है, हमने एंटीबायोटिक को ऐड किया, इसके पास कोई रेजिस्टेंस जीन नहीं है, तो ये कोई ऐसा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज नहीं कर पाएगी जिससे ये एंटीबायोटिक क्या हो सके, न्यूट्रलाइज हो सके। इसकी वजह से ये जो बैक्टीरिया है सर्वाइव नहीं करेगा, और ये वाला बैक्टीरिया क्या करेगा?
सरवाइव करेगा। तो याद रखना, पहले इकोलाई के पास में इकोलाई की कंडीशन ऐसी थी, बाद में हमने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन लगा के इकोलाई को ऐसा बना दिया। क्या कर दिया, एंटीबायोटिक मीडियम में भी वो सरवाइव कर सके, उसको ये एबिलिटी दे दी। किसकी मदद से दे दी, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन से दे दी। और किसकी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन निकाली थी हमने, सैल्मोनेला की। ठीक है जी, तो यहाँ पे पहला आरडीएनए मॉलिक्यूल बनाया गया था और इसे काट दिया था हमने किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, और इसे जोड़ दिया था किससे, लाइगेज से। क्लियर है मेरी बात? चलिए, ये तो एक बहुत बेसिक सी बात थी। अब अगली बात यहाँ पे ये आती है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में कौन कौन से टूल्स हैं जिन्हें यूज किया जाएगा। टूल्स कौन कौन से यूज किए जाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? टूल कौन कौन से यूज किए जाएंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला टूल जो यूज करेंगे उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। अब बात आती है कि ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को नाम रेस्ट्रिक्शन क्यों मिला, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि जैसे कोई एक बैक्टीरिया है, कोई बैक्टीरिया है, इनको जनरली अटैक करते हैं बैक्टीरियोफेज या वायरसेस, और ये फेजेस क्या करते हैं, अपने डीएनए को इसमें इंजेक्ट करते हैं, जिससे वहां पे इनका मल्टीप्लिकेशन होता है और नए नए वायरस पार्टिकल्स वहां पे बन के इस बैक्टीरिया को लाइज करते हैं और नई बैक्टीरियल सेल्स को इन्फेक्ट करने के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे वायरस बहुत सारे नए नए बन जाते हैं, रेप्लिकेट कर जाते हैं इस बैक्टीरिया को यूज करके। लेकिन सपोज अगर कोई ऐसा बैक्टीरिया है जिसके पास में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं, अगर उसके अंदर डीएनए को भेज दिया जाए तो ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ये इस डीएनए को फ्रेगमेंट डाउन कर देंगे, जिसकी वजह से रेप्लिकेट नहीं करेगा। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स ने क्या किया, इस बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर दिया। क्या कर दिया, तो रेस्ट्रिक्ट किया है किसकी ग्रोथ को, बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को, वायरस की ग्रोथ को। इसलिए हम लोग इन्हें क्या नाम देते हैं, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। क्लियर है मेरी बात आपको? चलिए, अब अगली बात यहाँ पे ये है कि 1963 में दो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डिस्कवर किए गए एक ही बैक्टीरिया में। एक तो करता ये था, कट करता था डीएनए को, और दूसरा जो है मिथाइलेज एक्टिविटी रखता था या मिथाइलेशन करने का काम करता था। अब इस बात का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये एक बैक्टीरियल सेल है और यहाँ पे ये बैक्टीरियोफेज है। अब इसने ये डीएनए भेज दिया, लेकिन ये बैक्टीरिया का खुद का डीएनए भी है। तो यहाँ पे जो एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पहला वाला, वो ये करेगा कि इसको कट कर देगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो क्या करेगा, वो जहां जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट कर सकते थे, वो जगह जहां पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करते हैं उन जगह को रेस्ट्रिक्शन साइट कहा जाता है। क्या कहते हैं उन्हें, जिस जगह पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा उसे रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या रिकॉग्निशन साइट्स कहते हैं। तो ये सारी की सारी यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन साइट्स थी। तो ये क्या करेगा, जो दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वहां पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करता चला जाएगा, वहां पे मिथाइल ग्रुप को ऐड करता चला जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो दूसरा वाला रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जो इन्हें कट कर सकता है वो इससे कट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हमने रेस्ट्रिक्शन साइट का क्या कर दिया है, मिथाइल मॉडिफिकेशन कर दिया है, मिथाइल मॉडिफिकेशन कर दिया है। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, मिथाइल मॉडिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी, ताकि इसका जो खुद का ओन जीनोमिक डीएनए है वो बच जाए। किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो उसके अंदर ही है, तो वो उसके खुद के डीएनए को भी तो कट कर सकता है, लेकिन नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्यों नहीं करता कट, क्योंकि वहां पे मिथाइल मॉडिफिकेशन हो जाती है। मेरी बात क्लियर है? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
अब अगली बात ये आती है कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंजाइम्स की क्लास से बिलोंग करते हैं, ये बिलोंग करते हैं टू अ क्लास ऑफ एंजाइम जिन्हें हम लोग कहते हैं न्यूक्लियस। देखो बहुत सारे अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, क्लास 11th में 9th चैप्टर है बायोमोलिक्यूल, उसमें एंजाइम्स को 6 कैटेगरी पढ़ा रखी है, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो जैसे बेसिकली प्रोटीज का काम होता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, ऐसे ही जो डीएनए के ऊपर एक्शन ले पाए उसे हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस भी दो टाइप का हो सकता है, या तो आरएनए मतलब जो आरएनए को डाइजेस्ट करते हो, या डीएनए। तो यहाँ पे डीएनए का ही टाइप है ये, क्योंकि डीएनए को कट कर रहा है। तो न्यूक्लियस तो एक ओवरऑल क्लास है, न्यूक्लियस की क्लास में क्लास आएगी डीएनए। मेरी बात समझ में आई? लेकिन एनसीईआरटी में क्या बोला गया है कि क्लास है न्यूक्लियस क्लास, जिससे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बिलोंग करते हैं। तो ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं ये भी दो तरीके के हो सकते हैं। एक को कहते हैं हम लोग एक्सोन्यूक्लियस और दूसरों को कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। दूसरों को कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है मेरी बात आपको? तो ये जो एक्सोन्यूक्लियसेस है, ये जो एक्सोन्यूक्लियसेस है ये क्या करते हैं, जैसे ये डीएनए और यहाँ पे एक डीएनए, तो ये बेसिकली एक्सोन्यूक्लियसेस कट करते हैं एंड पे से। कहां पे कट करेंगे? तो जो एंड पे कट करके एक्शन लेता हो वो एक्सोन्यूक्लियस है। और जो किसी स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर सकता हो, जो किसी स्पेसिफिक साइट पे कट करता हो, उसे हम लोग कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। तो हमारे लिए जो काम के हैं वो कौन है? एंडोन्यूक्लियस। तो इसीलिए हम लोग इनको पूरा नाम दे देते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्या कहेंगे इन्हें? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो जो हमारे को यूज करेंगे बायोटेक्नोलॉजी में वो किसका यूज करेंगे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की कौन सी कैटेगरी है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। क्लियर है मेरी बात? अगली बात ध्यान से सुनिएगा। पहला जो डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम था, उस एंजाइम का नाम था हिंड2। क्या नाम था उसका? हिंड2। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नाम रखा हिंड2। अब आप कहोगे कि इसका नाम हिंड क्यों रखा? तो देखिए ये एच वर्ड जो है ये उसकी जिस बैक्टीरिया से निकाला गया था, हेमोफिलस, उस बैक्टीरिया का जीनस का पहला वर्ड है ये हेमोफिलस। और फिर उसके आगे आता है इन्फ्लुएंजी। तो इन्फ्लुएंजी के दो वर्ड हो गए आई एन। डी इसकी स्ट्रेन का नाम था। क्लियर है मेरी बात? और ये जो सेकंड है इसमें गड़बड़ दे रखी है। क्या गड़बड़ दे रखी है अभी मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर हम लोग बात करें कि नॉमनक्लेचर क्या होता है, नॉमनक्लेचर कैसे किया जाता है इन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स का, तो बेसिकली क्या किया जाता है समझाने के लिए, एक एंजाइम का नाम दिया हुआ है ECOR1। क्या नाम है उसका? ECOR1। इसे कुछ लोग ECORI भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये जो ECOR1 है इसमें ये पहला फर्स्ट लेटर जो है, ये फर्स्ट लेटर जिस बैक्टीरिया से निकाला गया उसके जीनस को रिप्रेजेंट करता है, और वो जीनस है एस्चेरिचिया। अगले जो सेकंड और थर्ड लेटर है, सेकंड और थर्ड लेटर है, ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पे स्पीशीज है कोलाई। और यहाँ पर ये जो आर है ये स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, जिसे हम लोग कहते हैं RY13। क्या कहते हैं? RY13। और ये जो फर्स्ट है ये है ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी। ये लास्ट लेटर जो होता है ये रोमन लेटर होता है। क्या होता है? और ये दिखाता है कि ये इसकी डिस्कवरी कैसे हुई है।
ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी क्या है, मतलब कहने का ये है कि इस्चेरिचिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया की स्ट्रेन नंबर RY13 से ये पहला एंजाइम डिस्कवर हुआ है, ये फर्स्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो हिंट 2 तो नहीं होना चाहिए था, हिंट फर्स्ट होना चाहिए था। अब चूंकि दे रखा है फिर भी आपको याद करना है हिंट सेकंड, लेकिन जो लास्ट वाला है वो ऑर्डर ऑफ डिस्कवरी को दिखा रहा है, तो हिंट 2 कैसे हो गया। लेकिन एनसीईआरटी में मेंशन्ड है स्पेशली कि हिंट 2 इज फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एंड लास्ट लेटर इज रोमन लेटर which represent the order of डिस्कवरी। क्लियर है मेरी बात आपको, पक्का? चलिए, तेरे समझ में आ रहा हो ये ढोर पल्ले पड़ रहा, ऐसा बैठा बिल्कुल जैसे अखाड़े से उठ के यहीं आ गया हो, तुझे बादाम का घोट यही बना के पियाना पड़ेगा मुझे, है भाई? ऐसा बैठा हो, सब ध्यान से देख रहा। समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? इतनी सारी बात जो मैंने बोली है ये सब समझ में आई है तेरे? चलिए, बहुत अच्छी बात। अब अगली बात यहाँ पे ये है कि मैंने आपको बताया कि ये जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कहीं पे भी नहीं कट करते। ये क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक साइट पे कट करते हैं, जिन साइट को हम लोग क्या नाम देते हैं, रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट। रेस्ट्रिक्शन या रिकॉग्निशन साइट। क्लियर है मेरी बात आपको? तो जिस जगह पे कट करेंगे उसे रेस्ट्रिक्शन साइट कहेंगे या रिकॉग्निशन साइट कहेंगे। अच्छा, ये जो रिकॉग्निशन या रेस्ट्रिक्शन साइट है इसके भी एक स्पेशल क्राइटेरिया है। सबसे पहला, उसको 6 बेस पेयर का होना चाहिए। कितना? मोस्टली 6 बेस पेयर, ऐसा नहीं है 6 बेस पेयर वाले के अलावा 4 बेस पेयर में भी कट करते हैं ये, लेकिन ज्यादातर ये 6 बेस पेयर को कट करते हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। और दूसरा, उसको पैलिंड्रोम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पैलिंड्रोम होना चाहिए। ठीक है, पैलिंड्रोम वो सीक्वेंसेस होते हैं जिन्हें बैक फोर्थ पढ़ा जाए, जिन्हें बैक फोर्थ पढ़ा जाए वो सेम हो। जैसे एक वर्ड बता रखा है, इसे आप आगे पीछे दोनों डायरेक्शन से पढ़ेंगे तो आपको वर्ड सेम मिलेगा, लेकिन एक लाइन वाला नहीं होता है। यहाँ पे जो पैलिंड्रोम हम लोग यूज करते हैं, जो एनसीईआरटी में 6 बार क्वेश्चन बना है नीट में, इसी जो छोटी सी बात पैलिंड्रोम के लिए 6 बार क्वेश्चन बना हुआ है कि जैसे एक सीक्वेंस है ये, और आप इधर से सीक्वेंस लिख दें ये, तो देखिए आपने बैक एंड फोर्थ पढ़ा, दोनों डायरेक्शन में पढ़ी आप, इधर से और इधर से, ये आपका सेम ही है। और दूसरी बात, 1 2 3 4 5 6 बेस पेयर है, तो एक बेस पेयर 2 3 4 5 6 बेस पेयर बन रहे हैं, तो 6 बेस पेयर का। तो ये बेसिकली क्या करते हैं, 6 बेस पेयर के सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं पहले, और कट करने का तरीका इनका क्या है। अच्छा, वो 6 बेस पेयर क्या होना चाहिए? पैलिंड्रोम होना चाहिए। इट शुड बी अ पैलिंड्रोम। अच्छा, अब अगली बात ये क्या करते हैं, जैसे सपोज करो फिर से वही सीक्वेंस लिख दे रहे हैं, इधर देखिए आप, छह का आधा क्या होता है, सेंटर कहाँ है ये क्या है, सेंटर, ठीक है। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, सेंटर से लिटिल अवे, दोनों के सेंटर से लिटिल अवे, सेंटर से लिटिल अवे, इधर और इधर, ठीक है। बिटवीन सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, बिटवीन सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, सेंटर से लिटिल अवे, बिटवीन सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, दोनों स्ट्रैंड के जो अलग अलग बेस हैं उनके बीच में ये कट करता है। मेरी बात क्लियर हुई नहीं हुई? मतलब अगर जी और ए के बीच में यहाँ पे कट कर रहा है तो वही सेम बेसिस यहाँ पे दूसरे वाले में भी होने चाहिए जिनके बीच में कट करेगा। अंशुमन समझ में आ रही है? छुप क्यों रहा है तू? अच्छा, ऐसा करके झरोके से, तो बिटवीन सेम टू बेसिस कट करेगा।
अब जैसे ये कट कर देगा, जैसे इसने एक यहां पे कट कर दिया और एक यहां पे कट कर दिया, कट कर दिया, तो आप देखो एक तो ये बन गया और एक ये बन गया, दो बन गए, एक तो ये बन गया, दूसरा वो बन गया। तो इन्हें क्या कहते हैं, इन दोनों को ध्यान से सुनना, देखो ये और ये, अगर जैसे सपोज करो एक ये था और इससे ये बाहर निकल रहा हो, तो इससे बाहर निकला हुआ ये वाला पार्ट क्या है, हैंगिंग पार्ट है, क्या है ये, और बहुत ज्यादा बाहर निकला होगा तो क्या कह देंगे इसे, ओवर हैंगिंग। तो ये देखो ओवर हैंगिंग हो रहा है, इसमें ये ओवर हैंगिंग सीक्वेंस, ये इधर ओवर हैंगिंग सीक्वेंस, तो ये ओवर हैंगिंग सीक्वेंसेस बनवा देता है, जिन ओवर हैंगिंग सीक्वेंस को कहते हैं स्टिकी एंड्स। क्या कहते हैं, स्टिकी एंड्स। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ओवर हैंगिंग सीक्वेंस बनेंगे, जिन ओवर हैंगिंग सीक्वेंसेस को हम लोग नाम देंगे क्या, स्टिकी एंड नाम देंगे। और ये जो स्टिकी एंड है, इन्हीं की मदद से हम लोग बना देते हैं, इन्हीं की मदद से फैसिलिटेट करते हैं एक्शन ऑफ डीएनए लाइगेज को, और डीएनए लाइगेज को यूज करके हम एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना पाते हैं। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ध्यान से सुनिएगा, यहां पे एक एलियन या फॉरेन डीएनए है जिसे आप किसी के अंदर भेजना चाह रहे हो, एलियन डीएनए या फॉरेन डीएनए, ठीक है, और यहां पे वेक्टर डीएनए, यहां पे वेक्टर डीएनए, इस एलियन डीएनए में हम लोग लिख दे रहे हैं सीक्वेंसेस को, ये रही, और इधर वेक्टर डीएनए ले रहे हैं। ये रहा एक वेक्टर डीएनए। अब क्या किया जाए, इसे कट कर दिया, यहां पे इसे कट कर दिया, इधर इसे कट कर दिया, यहां पे इसे कट कर दिया, इतने सीक्वेंस को आप बाहर निकाल दो और इधर से आप इतने सीक्वेंस को बाहर निकाल दो, तो क्या होगा ये एक ऐसा सीक्वेंस बच जाएगा, ठीक है, और उधर से एक सीक्वेंस ये बच जाएगा, ठीक है जी। अब आप एक बात देखिए, इन दोनों की कॉम्प्लीमेंटेरिटी है एक दूसरे के लिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ना चाहूं एक साथ तो आसानी से जुड़ जाएंगे, मगर मैं ऐसे लेके आऊं इन दोनों को पास में तो बेस पेयरिंग हो जाएगी। देखो ए के नीचे टी आ जाएगा, दूसरे ए के नीचे टी आ जाएगा, टी के नीचे आ जाएगा, टी के नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये जो दोनों एंड बने हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या बने हैं यहाँ पे, ये दोनों क्या है हमारे स्टिकी एंड, और स्टिकी एंड को हम लोग यूज करेंगे और यहाँ पे हम इन दोनों को जोड़ देंगे, हम इन्हें जोड़ देंगे,
ये देखो दोनों डीएनए जुड़ गए और यही बन गया आरडीएनए। क्या बन गया ये? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। दो अलग अलग सोर्सेज का निकाल के आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे बना दिया। क्लियर है मेरी बात आपको? तो एक चीज आपको ये समझ में आई होगी कि जब भी हम लोग फॉरेन डीएनए को एलियन डीएनए को और वेक्टर डीएनए को जब काटेंगे तो वहां पे सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का यूज करेंगे, अलग अलग नहीं। वहां पे क्यों? क्योंकि सेम टाइप के स्टिकी एंड बनने चाहिए, सेम टाइप के स्टिकी एंड बनने चाहिए। अगर हम लोग अलग अलग टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करेंगे तो अलग अलग टाइप का स्टिकी एंड बनता है। अब लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आई होगी कि सर ये तो आपने दोबारा वैसे ही बना दिया वैसा जैसा पहले था, इसमें क्या खास अंतर आया, मतलब ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए कैसे हो गया? तो इस बात को आप ऐसे अब समझिएगा कि अब कैसे यूज करेंगे हम लोग इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का। देखिए अब की बार फिर से ये फॉरेन डीएनए है, ये फिर से अब की बार फॉरेन डीएनए है और ये अब की बार वेक्टर डीएनए। ठीक है, वेक्टर डीएनए। यहां पे ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये है वो जीन ऑफ इंटरेस्ट जिसे आप भेजना चाहते हो अंदर, उसके साथ जिसे लाइगेट करना चाहते हो। क्लियर है? अब सेम ये जो ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट है। अब आपने क्या करा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करा, इसको कट किया, इसको कट किया, यहां से कट किया, यहां से कट किया, तो इतना जो फ्रेगमेंट है वो इससे बाहर आ गया, आ गया। अमन ने यहां से कट किया, इसे कट किया, यहां से कट किया और यहां से कट किया, कर दिया। अब मैं एक काम कर दे रहा हूं, इस सीक्वेंस को यहां पे फिट करना चाहूं, हो जाएगा? है जी, हो जाएगा। तो कायदे से हम लोग क्या कर रहे थे, बस इन रेस्ट्रिक्शन साइट का यूज कर रहे थे ताकि इससे लाइगेट कर जाए। लाइगेट कैसे आसानी हो जाएगी, इस जी के आगे ये लग जाएगा, देखो इस जी के आगे ये आ जाएगा, इसके आगे देखो ये आ जाएगा, इसके आगे देखो ये आ जाएगा और इसके आगे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो आपको तो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजनी थी ना, तभी तो आरडीएनए बनेगा। बेमतलब थोड़ी आप जी गटक गटक जोड़ दिया तो हो गया काम, उसे जोड़ के थोड़ी आरडीएनए बनेगा। आरडीएनए कब बनेगा, जब देखो आपका कोई पर्पज तो होगा ना आरडीएनए बनाने का, तो पर्पज ये है ना जीन ऑफ इंटरेस्ट के साथ जोड़ा और फिर बैक्टीरिया के अंदर भेजना। तो इनका रेस्ट्रिक्शन साइट्स का तो केवल यूज किया जा रहा है, क्या करने के लिए, ताकि स्टिकी एंड सेम बन जाए, और स्टिकी एंड सेम बन जाए तो आसानी से जुड़ जाएगा। अगर अलग अलग बनेंगे तो नहीं जुड़ पाएगा, तो वहां पे जोड़ना है कुल मिला के। लाइगेज तभी जोड़ पाएगा इससे जब दोनों के बीच में कॉम्प्लीमेंट्रिटी हो गया, ऐसे कॉम्प्लीमेंट्रिटी नहीं है तो जो लाइगेज भी एक्शन नहीं ले पाएगा। बस सो रहे हो गए तुम लोग, आंख खोल के सो रही है ये लड़की तेजस्वी, क्या नाम है तेरा, तेजल। ओए ओए, चार आंख लगा के पहली बेंच पे ही सो रहा नहीं है तो, आंखों में तेरी नींद भर रही है,
ऐसे एहसान सा कर रहा है, ऐसे बैठ कर देख रहा हूँ उसको, जिसे पता ना क्या हो रहा हो, सामने न्यूक्लियर ब्लास्ट करवा रहा हूँ मैं, और तुझे कह रहा हूँ नहीं देख इसे बैठ के। अभी देखना थोड़ी देर में सारे एक्टिव हो जाओगे, जहां पढ़ाई का नंबर आएगा वहां तो तुम लोग की एक्टिवनेस खत्म, और जहां अभी आलतू फालतू काम कराओगे वहीं तुम्हारी आंख खुल जाएंगी सारों की। तू तो नहीं सो रहा? तू अच्छा लड़का, तेरी आंखों में चमक अलग लगती है मुझे, साइन मारती है तेरी आंखें। तेजस्वी बालक है तू, तेजस्वी ही। तू इस आम काम है, पढ़ाई वढ़ाई के लिए नहीं बना, तू कुछ अलग ही करेगा, चिंता मत कर। देख इधर खड़ा होगा, देख तेरी आंखों की चमक दिखाऊं, मुझे तो दिखाई दे रही है, आंख खड़ा तो होगा, देखो इसकी आंखों में चमक नहीं लग रही, देखो आंख खोल, देखो चमक नहीं है इसकी आंखों में, अरे आंख बड़ी करके दिखा, चमक नहीं आ रही इसकी आंखों में, चमक है ना, मतलब तेजस्वी बालक है ये, बैठ जा। और इंसर्ट किया जाएगा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को, ज्वाइन करके इंसर्ट किया जाएगा फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को होस्ट के अंदर, और एक नया जेनेटिक कॉम्बिनेशन बनाया जाएगा, उसे क्या कहेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। पहला रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसने बनाया था, स्टैनली कोहन और हर्बर्ट बोयर ने, कौन से साल में, 1972 में। और इन्होंने आइसोलेट किया था एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन को, जो कि एक पीस ऑफ डीएनए था, किसके प्लाज्मिड से, सैल्मोनेला टाइफीम्यूरियम से, और उसको लिंक कर दिया किसके प्लाज्मिड के वेक्टर के साथ में, ट्रांसफर, मतलब प्लाज्मिड के साथ लिंक करके उसे किसके अंदर ट्रांसफर किया, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो जीन थी वो एक्सप्रेस करी और मल्टीप्लाई करी किसके अंदर, इकोलाई के अंदर। अब यहाँ पे हमने बात की थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का दूसरा नाम क्या कहते हैं इसे, मॉलिक्यूलर सीजर्स, क्या कहते हैं इसे, तो ये वो एंजाइम है जो डीएनए को कट करते हैं स्पेसिफिक साइट पे फ्रेगमेंट्स के अंदर, और ये बिलोंग करते हैं क्लास ऑफ एंजाइम को जिन्हें क्या कहते हैं हम लोग, न्यूक्लियसेस। तो 1963 में दो एंजाइम्स को जो रिस्पॉन्सिबल थे रेस्ट्रिक्ट करने के लिए ग्रोथ को बैक्टीरियोफेज के अंदर, बैक्टीरियोफेज की इकोलाई के अंदर उन्हें आइसोलेट किया गया। एक एंजाइम तो मिथाइल ग्रुप ऐड करता था, और दूसरा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता था, कट करता था डीएनए को। एक छोटी सी बात मैं बताना भूल गया, अब तक 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया जा चुका है फ्रॉम द 230 स्ट्रेन्स ऑफ बैक्टीरिया, 230 अलग अलग बैक्टीरियल स्ट्रेन से कितने, 900 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को डिस्कवर किया जा चुका है। अगली बात है यहाँ पे कि इनका कैसे नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाएगा, तो फर्स्ट लेटर हमेशा क्या होता है, जीनस को इंडिकेट करेगा, सेकंड टू लेटर्स जो है इंडिकेट करेंगे स्पीशीज उस प्रोकैरियोटिक सेल की जिससे हम उसे आइसोलेट कर रहे हैं, और जो इकोर 1 है, अच्छा इन्होंने यहाँ पे नहीं दे रखा, आर क्या हो जाएगा, स्ट्रेन हो जाएगा, और 1 हो जाएगा रोमन लेटर में ऑर्डर जिसमें वो एंजाइम को आइसोलेट किया गया है उस पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया से। तो इकोर 1 को इकोलाई RY13 स्ट्रेन से निकाला गया था। नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है, टाइप कितने होते हैं इसके, दो टाइप होते हैं, एक एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एक्सोन्यूक्लियस न्यूक्लियोटाइड को एंड पे से कट करता है, और एंडोन्यूक्लियस कट करता है स्पेसिफिक पोजीशन पे से डीएनए की, और ये बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक रिकॉग्निशन सीक्वेंस पे डीएनए की, और कट करते हैं दोनों स्ट्रैंड को एक स्पेसिफिक पॉइंट से। अगली बात यहाँ पे बता रखी है, पहला रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कौन सा था, हिंटो, ये कट करता है रिकॉग्नाइज करके एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को जो कितने बेस पेयर का है, 6 बेस पेयर का है, और इस सीक्वेंस को क्या नाम दिया था मैंने, रिकॉग्निशन सीक्वेंस कहा था। अच्छा मैंने आपको देखो बताया था सबकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस होते हैं ना अलग अलग रेस्ट, मैंने एक बताया था इकोर 1 बताया था, ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3 4 5 इकोर 1 का तो ये रहा, उसके अलावा 4 अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम देखिए, सबके जो पैलिंड्रोम है वो अलग अलग है, दिख रहे हैं आपको, सबकी रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस अलग अलग होते हैं। तो मैंने अभी आपको जब लास्ट में बोला था, मैंने एक बात बोली थी कि जब भी हम लोग आरडीएनए टेक्नोलॉजी करेंगे दोनों जगहों पे सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूज करेंगे, सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को यूज करेंगे, अलग अलग नहीं, सेम टाइप के रेस्ट्रिक्शन। क्लियर है मेरी बात आपको? तो यहाँ पे हमने क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि देखो अलग अलग रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती है। क्लियर है मेरी बात आपको? अलग अलग रेस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, और अगर हमने क्या किया, एक डीएनए में एक एंजाइम यूज करा, दूसरे में दूसरा यूज करा, तो उसका स्टिकी एंड अलग बनेगा, इसका स्टिकी एंड, तो उनको ज्वाइन, मेरी बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे क्या बोला गया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्नाइज करते हैं एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को, और ये वो सीक्वेंस होता है बेस पेयर का जिसको रीड किया जाए सेम दोनों डायरेक्शन में, 5 टाइम 3 और 3 to 5 में। क्लियर है मेरी बात आपको? नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करता है स्ट्रैंड को लिटिल अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस, सेंटर से लिटिल अवे बट बिटवीन द सेम टू बेसिस ऑन अपोजिट स्ट्रैंड, सेम बेसिस में अपोजिट स्ट्रैंड के अंदर, जिसकी वजह से सिंगल स्टैंडर्ड
ओवरहैंगिंग स्ट्रेच रह जाते हैं एंड पे, जिन एंड को क्या कह देते हैं, स्टिकी एंड्स कह देते हैं। अब अगली क्या बता रखी है, स्टिकी एंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड कर सकते हैं अपने कॉम्प्लीमेंट्री काउंटर पार्ट के साथ में, आसानी से हो जाएगा। देखो दोनों काउंटर है एक दूसरे के, तो ये स्टिकी एंड स्टिकीनेस को फैसिलिटेट कौन करेगा, डीएनए लाइगेज। और जब हम लोग सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करेंगे तो डीएनए फ्रेगमेंट में सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड बनेंगे, जिनको ज्वाइन किया जा सकता है डीएनए लाइगेज से। देखो इसको कैसे समझाया, देखो ये फॉरेन डीएनए, वेक्टर डीएनए, फॉरेन डीएनए को कट किया, इसकी ये जीन ऑफ इंटरेस्ट निकाला, लाइगेज ने इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया इसको, और ये क्या बन गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने इकोलाई या किसी बैक्टीरिया में ट्रांसफॉर्मेशन करवा दिया, मतलब ट्रांसफर कर दिया, उसने मल्टीप्लाई करके उसको दो अदर जो प्रोजेनी बैक्टीरियल सेल थी उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इस तरीके से हम लोग इसे यूज करेंगे। तो